Why should people decide? सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि किसी भी डेमोक्रेसी का सबसे मेन हिस्सा, दो मेन हिस्से जो हैं वो क्या होते हैं कि सबसे पहला लोग जो हैं उनका पार्टिसिपेशन होता है डिसीजन मेकिंग में, कि कोई भी अगर डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लोगों के कंसेंट से काम करती है, लोगों की सहमति से काम करती है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि भाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू डिसाइड, कि लोगों को डिसाइड क्यों करना है। व्हाई शुड पीपल पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग, व्हाई शुड गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द कंसेंट ऑफ पीपल, आखिर क्यों। सो इंडिया एज वी नो बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15 अगस्त 1947। तो ये तो हम सबको पता है कि इंडिया को आजादी 15 अगस्त 1947 में मिली। Preceding this was a long and difficult struggle in which many sections of society participated. अब ये जो हमारी आज़ादी है जो कि हमें 15 अगस्त 1947 में मिली, वो किसी ने हमें गिफ्ट में नहीं दी। ब्रिटिशर्स ने हमें इस तरीके से थाली में सजा के हमें आज़ादी नहीं प्रदान की थी, बल्कि इसके पीछे, इस आज़ादी को पाने के पीछे लोगों का स्ट्रगल था, लोगों का संघर्ष था। और उस संघर्ष में हमारे देश के अलग अलग लोगों ने पार्टिसिपेट किया। People from various backgrounds joined the struggle and they were inspired by the ideas of freedom, equality and participation in decision making. तो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल था उसमें अलग अलग बैकग्राउंड के लोगों ने ज्वाइन किया था, मतलब कि देश के अलग अलग वर्ग के लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेशन किया। आदमियों ने, औरत ने, हिंदुओं ने, मुस्लिमों ने, सिखों ने, सभी लोगों ने, अमीरों ने, गरीब ने, सब ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया। और इस फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान क्या हुआ, हमारे देश के जो लोग हैं उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन ही इसलिए किया था क्योंकि वो आजादी का जो आइडिया था, आजादी के बारे में सोच के ही वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे। ठीक है, अब वो आजादी पाना चाहते थे। इक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग की बातें सोच के अब वो इंस्पायर हो गए थे, वो ये सब चीजें करना चाहते थे, इक्वालिटी देश में लाना चाहते थे और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते थे। क्योंकि वो ये सभी चीजें चाहते थे, इसीलिए दे जॉइंड द फ्रीडम स्ट्रगल। So under the colonial rule, the people had lived in fear of British government and did not agree with many of the decisions that they took. Britishers के टाइम पे क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो तो अपनी मर्जी चलाते थे, और उस टाइम पे जो आम जनता होती थी वो बड़े ही डर में रहती थी कि अगर ब्रिटिशर्स के किसी भी डिसीजन के खिलाफ अगर वो लोग चले गए तो उनके खिलाफ ब्रिटिशर्स बहुत ही कड़ा कदम उठाएंगे, उनको पनिशमेंट देंगे। मतलब कि ब्रिटिशर्स के टाइम में गवर्नमेंट के किसी भी डिसीजन के खिलाफ जाना बहुत ही मुश्किल होता था, उस टाइम पे कोई सोचता भी नहीं था, राइट। बट दे फेस ग्रेव डेंजर इफ दे ट्राई टू क्रिटिसाइज दीज डिसीजंस। तो जो लोग हैं उन्हें बड़ा ही खतरा रहता था अगर वो किसी डिसीजन को, गवर्नमेंट के, ब्रिटिशर्स के किसी डिसीजन को क्रिटिसाइज करने की कोशिश करते थे तो उन्हें उनकी एक तरीके से जान का खतरा रहता था। उन्हें खतरा रहता था कि भाई उनके ऊपर ब्रिटिशर्स कोई एक तरीके से उनपे अत्याचार ना करें, राइट। तो बहुत सारे ऐसे रूल्स होते थे, ऐसे डिसीजंस रहते थे जिनको हमारे लोग पसंद नहीं करते थे, बट क्योंकि ब्रिटिशर्स का इतना खौफ था, इतना डर था, तो लोग उन डिसीजंस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते थे। द फ्रीडम मूवमेंट चेंज दिस सिचुएशन, बट जैसे ही फ्रीडम मूवमेंट आई, जैसे ही आजादी के लिए जो आंदोलन चला, उसकी वजह से ये जो सिचुएशन थी कि लोग ब्रिटिशर्स के डिसीजंस के खिलाफ आवाज नहीं उठा पा रहे थे, इस सिचुएशन में चेंज आया। फ्रीडम मूवमेंट के साथ साथ अब लोगों में ये हिम्मत आ गई थी, लोगों को लगने लगा कि हाँ वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, उनके डिसीजंस के खिलाफ जो हैं वो बोल सकते हैं। द नेशनलिस्ट बिगेन टू ओपनली क्रिटिसाइज द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मेक डिमांड्स। तो जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवाद थे, जो लोग फ्रीडम स्ट्रगल में हिस्सा ले रहे थे, अब वो लोग धीरे धीरे करके ओपनली, मतलब कि खुले तौर पे सबके सामने वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डिसीजंस को, उनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने लगे, उनकी निंदा करने लगे और अपनी डिमांड्स जो हैं वो गवर्नमेंट के सामने रखने लगे। एज फार बैक एज 1885 द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांडेड दैट देयर बी इलेक्टेड मेंबर्स इन द लेजिस्लेचर विद द राइट टू डिस्कस द बजट एंड आस्क क्वेश्चंस। सो 1885 में ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसने ये डिमांड करी थी कि जो लेजिस्लेचर है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए। मतलब कि जो बॉडी डिसीजन मेकिंग कर रही है, जो लोगों के लिए, पूरे देश के लिए डिसीजन ले रही है, उस डिसीजन मेकिंग बॉडी में इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए, ऐसे लोग होने चाहिए जो कि जनता के द्वारा चुने गए हैं। वरना क्या होगा, जो ये लेजिस्लेचर में लोग बैठे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, वो जनता के बारे में सोचेंगे ही नहीं, वो अपने हिसाब से डिसीजंस लेते जाएंगे। तो इलेक्टेड मेंबर्स की डिमांड क्यों की नेशनल कांग्रेस ने, ताकि जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो जनता की बात को पहुंचा सकें और डिसीजन मेकिंग में लोगों का एक तरीके से पार्टिसिपेशन हो पाए।
मतलब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनकी बात को सुना जाएगा, लोगों के भले के लिए काम किया जा सकता है, राइट। और उन्होंने क्या बोला कि भाई एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होने चाहिए लेजिस्लेचर में, दूसरा बजट में डिस्कस करने के लिए उनके पास राइट होना चाहिए और क्वेश्चंस पूछने का राइट होना चाहिए। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, जो ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो बजट के डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाए। अब बजट क्या होता है, तो देखो जैसे आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको 50 रुपए मिले, तो आप ये डिसाइड करते हो ना कि उस 50 रुपए को किस तरीके से खर्च करना है। आप ये सोचते हो कि भाई 10 रुपए का मैं चिप्स कुरकुरे ये सब खाऊंगा, 10 रुपए का मैं पेन लूंगा, 10 रुपए जो है मैं किसी के लिए गिफ्ट ले लूंगा, है ना, 20 रुपए जो है वो मैं अपना सेविंग करके रखूंगा, कभी बाद में जरूरत पड़ी। तो इस तरीके से यू डिसाइड वेयर यू हैव टू स्पेंड योर 50 रुपीज और योर वट एवर पॉकेट मनी इज। सो सिमिलरली जो गवर्नमेंट होती है, जो एक देश होता है, उसके पास भी कुछ अमाउंट ऑफ मनी रहता है और वो ये डिसाइड करता है कि उस पैसे को वो किस तरीके से खर्च करने वाला है। तो उस पूरी प्लानिंग को हम बजट कहते हैं, राइट। तो बजट मेकिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो है राइट मांगा कि इलेक्टेड मेंबर्स हों और वो इलेक्टेड मेंबर्स बजट के जो डिस्कशन है उसमें पार्टिसिपेट कर पाए। अब बजट के डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना क्यों जरूरी है, क्योंकि बजट में हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि कितना पैसा हम किस पे लगाने वाले हैं। तो जैसे हमारा देश जो है वो फार्मर्स कृषि प्रधान देश है ना, उस टाइम पे तो और ज्यादा था। तो अगर जो ऊपर बैठे लोग हैं वो कोई ऐसा डिसीजन ले लें जिसमें कि फार्मर्स का भला ही नहीं हो रहा है, फार्मर्स की बात ही नहीं की जा रही है, उनके ऊपर पैसा खर्च ही नहीं किया जा रहा है, तो फिर जो लोग हैं, जो किसान हैं, उनको दिक्कत आएगी, राइट। तो अगर बजट के डिस्कशन में इलेक्टेड मेंबर्स होंगे तो वो अपने लोगों का, अपने फार्मर्स के हित में बात कर पाएंगे कि भाई हमारे फार्मर्स के लिए इतना पैसा रखो, उनके ऊपर हम इतना खर्च करेंगे, राइट। सो दैट्स व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट फॉर द इलेक्टेड मेंबर्स टू पार्टिसिपेट इन डिस्कशन ऑफ बजट मेकिंग। और क्वेश्चंस पूछना मतलब कि भाई गवर्नमेंट कोई भी काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, उसके खिलाफ हम क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, इसका क्या फायदा रहा, क्या रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछने का राइट उन लोगों ने मांगा 1885 में। The Government of India Act 1909 allowed for some elected representations. So जो Government of India Act 1909 में आया, उसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन जो है अलाउ कर दी गई कि कहीं कहीं पे इलेक्शंस होंगे और वहां से रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो निकल के आएंगे और लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करेंगे। While these early legislatures under the British government were in response to the growing demands of the nationalists, they did not allow for all adults to vote, nor could people participate in decision making. अब जो 1909 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसके थ्रू ब्रिटिशर्स ने कुछ जगह पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन तो अलाउ कर दी थी, बट वो उन्होंने बड़े ही खुश होके नहीं की थी। वो तो ये जो इन लोगों ने अलाउ किया इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन, वो तो नेशनलिस्ट की बढ़ती डिमांड के कारण किया कि जो नेशनलिस्ट थे, जो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहे थे, जो आवाज उठा रहे थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, जब वो बहुत बड़े लेवल पे आवाज उठाने लगी तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एक तरीके से दबाव में आकर उसने ये अलाउ किया कि ठीक है कुछ जगह पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन हम अलाउ कर देते हैं। बट ये जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन अलाउ हुई, इसमें लोगों को, जो पूरे सभी अडल्ट्स हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। दे डिड नॉट अलाउ फॉर ऑल अडल्ट्स टू वोट, कि जितने भी अडल्ट्स हैं, ऐसा नहीं कहा कि भाई सभी अडल्ट्स जो हैं वो वोट दे पाएंगे, ये चीज नहीं थी। और ना ही उस टाइम पे लोग जो है वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। मतलब कहने को तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन आ गया था थोड़ा बहुत, बट स्टिल जो लोग हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, वो अपने वोट देने के उसमें नहीं थे, उनके पास ये अधिकार नहीं था कि वो वोट दे पाए। कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार मिला था, सभी को नहीं मिला था। So as you read in chapter 1, the experience of colonial rule as well as the participation of different people in the struggle for freedom left little doubt in the minds of nationalists that all persons in independent India would be able to participate in decision making. So हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, क्या क्या दिक्कतें उनके सामने आई थी, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अब इतनी क्लियर हो चुकी थी। ब्रिटिशर्स का जो दौर है वो उन लोगों ने देखा था, पूरे जो देशवासी हैं उन्होंने ब्रिटिशर्स वाला टाइम जो है वो एक्सपीरियंस किया था कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके से लोगों के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ब्रिटिशर्स अपनी मर्जी से डिसीजंस लिए जा रहे हैं, वो लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो इतनी क्लियर हो चुकी थी कि भाई ऑटोक्रेसी तो हमारे देश में नहीं आएगी। ऑटोक्रेसी मतलब कि जब कुछ लोग ही पूरे देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं, उसमें लोगों का जो मत है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ब्रिटिशर्स क्या थे, वो ऑटोक्रेसी का ही तो सिस्टम था कि ब्रिटिशर्स अपने लेवल पे अपनी मर्जी से कुछ भी हमारे देश के लिए डिसाइड कर रहे थे और उसमें हमारे देश के लोगों की कोई सहमति थी ही नहीं।
तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब इतनी क्लियर थी कि भाई हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, हमारा जो देश होगा, जो इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो डेमोक्रेटिक कंट्री होगा जिसमें लोगों की बात को सुना जाएगा। साथ ही साथ उसी टाइम पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे सभी लोगों ने फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, औरतों ने, आदमियों ने, बच्चों ने, बूढ़ों ने, सभी ने, अमीरों ने, गरीब ने, सभी धर्मों के लोगों ने, सब ने पार्टिसिपेट किया। तो ये सबको देख के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने पहला क्या सोचा कि भाई डेमोक्रेटिक कंट्री होगी, दूसरा कि सभी लोगों के पास वोट देने का अधिकार होगा। हम वोट के मतलब हम किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे कि सिर्फ अमीरों को वोट देने का अधिकार होगा या फिर सिर्फ मेल ही वोट दे पाएंगे, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हम नहीं करेंगे, हम सभी अडल्ट्स को वोट देने का अधिकार देंगे। तो उस टाइम पे क्या कहा गया कि भाई 21 साल या उससे ऊपर वाले लोग, जो भी अडल्ट्स हैं, वो लोग वोट दे पाएंगे। बट अब इस उम्र को कम कर दिया, मतलब आज 18+ एज के जो लोग हैं वो वोट दे सकते हैं, राइट। तो जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया। With the coming of independence, we were going to be citizens of a free country. तो जैसे ही हम एक आजाद भारत की बात कर रहे थे उस टाइम पे, तो हमें ये पता था कि जैसे ही भारत को आजादी मिल जाएगी तो हम सभी लोग क्या हो जाएंगे, हम एक फ्री देश के नागरिक हो जाएंगे। अगर देश इंडिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब हम भी उस इंडिपेंडेंट देश के नागरिक बन जाएंगे। This did not mean that the government could do what it felt like. It meant that the government had to be sensitive to the people's need and demands. अब जब हम कहते हैं कि भाई भारत जो है वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकती, वो जो चाहे वो डिसीजन नहीं ले सकती। उसे लोगों की नीड्स का, लोगों की जरूरतों का, लोगों की डिमांड्स का ध्यान रखना पड़ेगा, लोग क्या चाहते हैं उसका ध्यान रखना पड़ेगा। तो लोगों के हिसाब से, उनके हित में गवर्नमेंट को डिसीजन लेना होगा, ना कि अपनी मर्जी से कुछ भी बोल दिया, right? So the dreams and aspirations of the freedom struggle were made concrete in the Constitution of Independent India that laid down the principle of universal adult franchise, that all adult citizens of the country have the right to vote. तो फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान जो लोगों का सपना था, जिस तरीके के लोग सपने देख रहे थे अपने आजाद भारत को लेकर, जिस तरीके की एस्पिरेशंस थी फ्रीडम स्ट्रगलर्स के माइंड में, मतलब कि उन्होंने आजाद भारत को लेकर जो सपना सजाया था कि भाई हमारा जो इंडिपेंडेंट नेशन होगा, इंडिपेंडेंट इंडिया होगा, वो किस तरीके का होगा, वो सभी चीजें जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। अब हमें ये पता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों का आइडिया है अपने देश को लेकर कि वो उनका देश कैसा होना चाहिए, वो लिखा जाता है। तो हमारे देश में भी जैसे ही इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब हम अपने इंडिपेंडेंट इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिख रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया कि फ्रीडम के दौरान जो भी लोगों ने सपने देखे हैं, अपने देश को जिस तरीके का वो चाहते हैं, वो सब उन्होंने लिखा। और साथ ही साथ जो प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज है वो भी उसमें लिखा गया कि सभी लोगों को वोट देने का अधिकार होगा। तो ये तो समझ आ गया कि भाई लोगों को वोट देने का अधिकार कैसे मिला, किस तरीके से हमारे देश में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का जो प्रिंसिपल है वो आया। अब हम ये समझते हैं कि भाई लोगों को डिसाइड करना क्यों जरूरी है, क्यों लोग डिसाइड करेंगे। तो देखो, एक जैसे आप सभी घर में एक परिवार में रह रहे हो, और अगर आपके ऊपर कोई तीसरा पर्सन आके, किसी दूसरे फैमिली का पर्सन आके रूल करे, आपको बोले कि आपको यही काम करना है, इसी तरीके का खाना खाना है, इसी रूम में रहना है, इसी तरीके के कपड़े पहनने, तो क्या आप खुश रह पाओगे? नहीं रह पाओगे। आपको मतलब ऐसा घुटन महसूस होगी, यू विल नॉट बी हैप्पी लाइक दैट। तो मतलब आप क्या चाहोगे कि भाई मेरे को क्या पहनना है, किस तरीके का खाना खाना है, कहाँ मुझे जाना है, ये सब मैं खुद डिसाइड करूंगा, तुम मत मुझे बताओ। कोई तीसरा आके तुम्हें नहीं बताएगा कि भाई तुम्हें क्या करना है। तो तुम एज अ फैमिली, आप, आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन सब मिलके आपस में डिसाइड करना चाहेंगे कि भाई घर में क्या होगा। आप किसी और से जाके जो है, आप अपने दोस्त के घर जो पेरेंट्स है उनसे जाके नहीं पूछोगे कि अच्छा बताओ हम घर में क्या क्या करें, तो वो नहीं चाहते। इसीलिए हम ये चाहते थे कि हमारा जो आजाद देश होगा वो एक ऐसा देश है वो जो डेमोक्रेसी है, मतलब कि लोगों के पास पावर है। और लोगों को हमने पावर क्यों दी? ताकि हमारे देश का हर एक जो हिस्सा है, हर एक जो वर्ग है, हर एक इंसान है वो खुश रहे, उसकी बात को सुना जाए। एक ऐसी कम्युनिटी हम बिल्ड करें जिसमें कि लोगों का मत जो है वो सुना जा रहा है, डिसीजन मेकिंग में लोगों का पार्टिसिपेशन है, जिससे कि सभी लोग अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चला पाएं। ऐसा ना हो कि उनको कोई दूसरा आके बता रहा है कि तुम अपनी लाइफ को जियो, क्योंकि सभी लोग ये चाहते हैं कि अपने हिसाब से वो अपनी लाइफ जिए। तो उस अपने हिसाब से लाइफ को जीने के लिए हमने क्या कहा, लोगों को ये राइट दिया कि वो वोट दे सकें, वो डिसाइड कर सकें कौन उन पे रूल करेगा, कौन उनके बिहाफ पे डिसीजंस लेगा। और वो जो पर्सन रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, जो लीडर जिसे हम चुन रहे हैं, वो हमारे ही अकॉर्डिंग काम करेगा। हम किन मुद्दों पे चाहते हैं बात हो, किन एरियाज में हम चाहते हैं काम किया जाए, तो वो सब सुना जाए। इसीलिए लोगों का पार्टिसिपेशन जरूरी है, लोगों के भले के लिए जरूरी है, पूरे नेशन के डेवलपमेंट के लिए जरूरी है कि लोग जो हैं
उनका पार्टिसिपेशन हो, लोग डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें।